प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपके सामने कक्षा 11 यूपी बोर्ड के रसायन विज्ञान का पाठ 2 परमाणु संरचना के बारे में विशेष जानकारी दी जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर लें, जिससे कि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहे। तो देखिए आपके सामने ये परमाणु का संरचना है एक, जिसमें नाभिक जहाँ धनात्मक भाग है, और आप देख रहे हैं पिंक कलर से ग्रीन कलर से क्या बनी हैं, कक्षाएं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार। और देखिए परमाणु संरचना, परमाणु क्या है। देखिए बहुत पहले से परमाणु की डिफिनीशन में महर्षि कणाद जी ने कहा कि समस्त द्रव्य, ठीक है, समस्त द्रव्य किससे मिलके बना है। समस्त द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये बात महर्षि कणाद जी ने आज से लगभग 500 ईसा पूर्व ये बात बताई थी। ठीक है, यानी महर्षि कणाद जी ने कहा था कि समस्त जो द्रव्य है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं फिर अरस्तु जी और प्लेटो जी का कथन है कि द्रव्य को हम लोग कहाँ तक विभाजित कर सकते हैं, अनंत तक। यानी द्रव्य के विभाजन की अनंत सीमा है, जहाँ तक आप विभाजित करते जाएं द्रव्य वहाँ तक बढ़ता जाएगा, और अंत में एक ऐसा पार्ट बचेगा जिसको बांटना या जिसको विभाजित करना संभव नहीं होगा, और उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं एटम या परमाणु। तो ठीक है, अब परमाणु में देखते हैं कि परमाणु की जो परिभाषाएं हैं कि परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, एटम या परमाणु कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हाइड्रोजन एक क्या है, परमाणु है। ये दूसरा हाइड्रोजन, ये भी परमाणु है। दोनों परमाणु आपस में मिलकर क्या बना ले रहे हैं, H2 यानी अणु। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि एक या एक से अधिक परमाणु मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु। तो देखिए एटम का साइज अणु के साइज से छोटा होगा, क्योंकि एटम से ही अणु बने हैं, तो अणु में कम से कम 2 परमाणु तो होंगे ही। तो यानी परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम मिलकर क्या बना लिए, N2। ये भी क्या है, अणु है। ठीक है, नाइट्रोजन अणु। तो इस तरह से परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु। ठीक है, चलिए परमाणु के देखते हैं आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत देखिए किसी भी तत्व के, ठीक, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी जो तत्व होते हैं वो जिन सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे से छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास जैसे किताब है ना, किताब है हमारे पास। तो किताब क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, किताब अणु होगा, और उसके जो पेज हैं वो हमारे क्या होंगे, परमाणु। कि कई सारे पेज मिलकर क्या बनाते हैं, किताब। उसी तरह कई सारे तत्व मिलके क्या बना लेंगे, अणु। ठीक है, और जो उसका सबसे छोटा भाग होगा वो हम लोग एटम उसे कहेंगे। ठीक, तो परमाणु की एक और विशेषता है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, परमाणु को हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। यानी परमाणु जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं होता, हमेशा रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी भी हम परमाणु को स्वतंत्र रूप में नहीं लिखेंगे। ये किस में रहेगा, हमेशा किसी न किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेकर अणु के रूप में होता है। ठीक, देखते हैं परमाणु के द्वारा कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए परमाणु के विभिन्न मॉडल। तो इसमें देखिए पहला मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसको हम लोग परमाणु का प्रथम मॉडल भी कहते हैं, और इस मॉडल का नाम तरबूज मॉडल भी है।
इसका नाम पुडिंग मॉडल भी है। तो देखते हैं क्या हुआ कि 1904 ईस्वी में परमाणु का एक मॉडल दिया गया जिसमें कहा गया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान धसे होते हैं। धनावेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैला होता है। गूदेदार भाग की तुलना किससे की गई? गूदेदार भाग की तुलना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन की तुलना बीज से की गई। तो देखिए यहाँ पर कहा यह गया कि जो थॉम्सन का परमाणु मॉडल था उनके परमाणु मॉडल की तुलना किससे की गई? तरबूज से, है ना। तरबूज जो होता है आप देखते हो बाहर से तरबूज पूरा ग्रीन होता है, अंदर के भाग पर उस पर क्या होता है? रेड कलर होता है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो मॉडल है, जो अंदर वाला भाग है, ठीक है, अंदर वाला ये भाग, तरबूज के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? तरबूज के अंदर वाले भाग को हम लोग धनावेशित भाग कहते हैं, एक धनावेशित भाग कहते हैं। और तथा जो इसमें बीज पड़े हुए हैं, ठीक, जो यहाँ पे बीज पड़े हैं ब्लैक कलर के, इसको इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। ये जो बीज हैं काले रंग के, इनको इलेक्ट्रॉन कहा। अर्थात थॉम्सन जी ने अपने मॉडल की तुलना तरबूज यानी वाटरमेलन से की और बताया कि तरबूज में जो गूदेदार लाल वाला भाग होता है वो धनावेशित भाग है और जो उसमें काले वाले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसके अलावा इस मॉडल को उन्होंने रेजिंग मॉडल भी कहा, यानी किशमिश। देखिए किशमिश में भी क्या होता है कि किशमिश के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, तो उन छोटे कणों को इन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन की तुलना में से ले लिया और जो मीठा वाला स्वीट पार्ट होता है भाग, उसको इन्होंने धनावेशित भाग कहा। इस तरह से इन्होंने अपने मॉडल की तुलना तरबूज से, किशमिश से और प्लम माने बेर से की। ठीक है, इसे हमने पहले बताया था कि इस मॉडल को क्या कहते हैं? परमाणु का प्रथम मॉडल कहते हैं। यह मैंने बताया कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसको कहते हैं। तो देखिए अगर ये पूछा जाता है कभी तो किस मॉडल को परमाणु का प्रथम मॉडल कहते हैं, तो परमाणु का प्रथम मॉडल किसका है? थॉम्सन का परमाणु प्रथम मॉडल है। ठीक, आगे चलते हैं। इनकी जो कमियां थी, कमियां में देखिए यह मॉडल, ठीक है, क्या है? विद्युत उदासीन को स्पष्ट करता है। यानी मॉडल जो उदासीनता को स्पष्ट इसलिए करता है क्योंकि धनावेशित और ऋणावेशित भाग दोनों आपस में, दोनों का परिमाण क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, इसलिए ये विद्युत उदासीन होता है। तो ये तो ठीक है, परमाणु को विद्युत उदासीन स्पष्ट करता है, किंतु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। स्पेक्ट्रम का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे हम हाइड्रोजन, एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन को अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से कई भाग की कई तरह की क्या निकालता है? सीरीज निकालता है, जिनको हम लाइमन, बामर, पास्चन, फुंड, ब्रैकेट और हम्फ्री, ठीक है, इस तरह से उन सीरीजों को हम लोग नाम देते हैं। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड और हम्फ्री सीरीज। तो उन सीरीजों को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जब इन्होंने कहा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, तो जब उसका स्पेक्ट्रम देखा गया तो वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या इनका मॉडल नहीं कर पाया। एक तो ये कमी थी। दूसरी है कि धनावेशित और ऋणावेशित कणों की व्याख्या नहीं कर सके, ये नहीं बता सके कि कितने धनावेशित कण हैं और कितने ऋणावेशित कण हैं। तो इस तरह से इनका मॉडल क्या हुआ? असफल हुआ। आगे चलते हैं। डाल्टन साहब का मॉडल आ गया। डाल्टन साहब ने अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा? देखिए ये एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, जॉन डाल्टन। 1803 में इन्होंने द्रव्य की संरचना तथा परमाणु सिद्धांत, दो चीज़ें हैं, द्रव्य कैसे बने हैं, द्रव्य की क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, और एटम, ये दो बातें बताएं। तो इन्होंने कहा कि पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु। पदार्थ या इसी को हम द्रव्य बोल सकते हैं, यानी द्रव्य अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु। यानी पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम कहते हैं परमाणु। फिर इन्होंने कहा कि परमाणु को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी परमाणु की ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे एटम को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एटम चेंज किया जाता है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्व, है ना, प्रत्येक तत्व क्या है? प्रत्येक तत्व एक निश्चित परमाणु होता है। एक ही यौगिक के सभी परमाणु भी समान होते हैं।
परमाणु ही द्रव्य का मूल कण है। देखिए ये लाइन अच्छी है। परमाणु ही क्या है? अगर किसी द्रव्य में कोई मूल कण पूछा जाए कि वो किससे बना है तो वो एटम से बना है। ठीक है, अब वो किस एटम का बना है? जिससे मान लो हम कहें कि अगर लोहे की बात किया जाए कि रॉड, लोहे का रॉड होता है, अगर कहा जाए रॉड किसका बना है तो रॉड का मूल तत्व क्या है? Fe, आयरन, है ना। तो उसका मूल तत्व यानी रॉड जो है या सरिया लोहे की बनी किसकी है? Fe से, लोहे से बनी है, तो मूल तत्व क्या निकला? Fe। तो इन्होंने कहा कि परमाणु ही द्रव्य का मूल कण है। फिर कहा कि किसी तत्व के सभी परमाणु भार, आकार एवं अन्य गुणों में समान होते हैं। जैसे मैंने रॉड की बात की कि लोहे का रॉड है, अब उस रॉड में चाहे एक Fe हो, चाहे एक से ज़्यादा हजारों करोड़ों Fe हो, लोहे के कण हो, तो सबका परमाणु भार, ठीक है, आकार और अन्य गुण समान होंगे। ठीक, एक विशेष है ये जानकारी कि इन्होंने कहा कि अणुओं के जो निर्माण में परमाणु जो होते हैं, ठीक है, अणुओं के निर्माण में जो परमाणु होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, अपनी पहचान नहीं खोते। जैसे कहा जाए कि अगर हम रॉड, लोहे के Fe को हम चाहे सरिया बनाएं, चाहे लोहे की कुर्सी बनाएं, ठीक है, चाहे दरवाज़ा बनाएं या कोई हथियार बनाएं, तो क्या उसमें लोहा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो बेटा लोहा नहीं बदलने का मतलब क्या हुआ? उसका मूल तत्व लोहा है, तो वो अपनी पहचान को कभी नहीं खोते। आप उसको चाहे जैसे अणुओं में बदलिए, चाहे जिसको गला दीजिए, लेकिन Fe ही रहेगा, किसी में चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से ये इनका परमाणु था। अब इनकी क्या ड्रॉबैक है, इनकी क्या कमियां थी इनके मॉडल में? देखिए ये कहे कि गैलुसाक के नियम की व्याख्या करने में असमर्थ थे। अभी आगे हम इन सब के जो एक एक नियम बताएंगे। गैलुसाक का नियम क्या है, द्रव्यनुपाती का नियम क्या है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अभी हम मॉडल का डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, परमाणु संयोग करके कैसे अणु बनाते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर सके। ये एक कमी इनकी निकल आई कि परमाणु, ठीक है, इन्होंने बताया कि अणु बनाते हैं, लेकिन भैया वो परमाणु जुड़ के अणु कैसे बनाते हैं इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की। ठीक है, यानी डाल्टन का मॉडल, ठीक है, डाल्टन का मॉडल इस बात की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा परमाणु आपस में किस बल द्वारा बंधे होते हैं इस बात की भी व्याख्या नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि परमाणु आपस में जुड़े होते हैं या अणु बनाते हैं, तो भैया अणु बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, एक तो ये बात नहीं बता पाए। दूसरी बात इन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु किस बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, फिर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहते इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की, यानी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहते ये भी व्याख्या नहीं कर सके। चलिए आगे आता है रदरफोर्ड साहब का मॉडल। तो देखिए रदरफोर्ड के मॉडल में क्या है। रदरफोर्ड साहब का मॉडल ये था कि 1911 में इंग्लिश भौतिकविद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। ठीक है, 1911 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति की, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं और प्रोटॉन कहाँ पे हैं, इस बात की को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि अल्फा कणों की एक बमबारी की थी। ठीक, अब इन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया, एक सोने की पन्नी ली जिसका आकार कितना था, जिसका आकार था 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और उस पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। बमबारी का मतलब यहाँ पर बौछार होता है, ठीक है, बम फोड़ना नहीं। तो बमबारी उन्होंने की। बमबारी करने पर क्या देखा, उसमें प्रेक्षण में आया क्या क्या, तो देखिए प्रेक्षण में आया कि अधिकतर अल्फा कण 90% पन्नी को पार करके बिना विक्षेपण यानी कहीं मुड़े सीधे निकल गए। तो ज़्यादा कंडीशन ये है कि 90% जो अल्फा कण हैं, ठीक है, कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी लिखा होगा, है ना 95% कहीं लिखते हैं, तो 90% अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ थोड़े ही अल्फा कण हैं जो विक्षेपित हुए, थोड़े मतलब बहुत कम मात्रा में अल्फा कण विक्षेपित हो गए, अपने मार्ग से हट गए। जिन अल्फा कणों का कोण उच्च था वो क्या हो गए, पूरी तरह से विक्षेपित हो गए। बहुत कम अल्फा कण ऐसे पाए गए जो 100 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होकर टकरा के वापस आए, यानी बहुत कम, मान के चलिए 90% तो सीधे निकल गए, कुछ परसेंटेज विक्षेपित होने में गए। पूरी तरह से टकराने में बहुत ही कम मात्रा में अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आए। ठीक है, इस तरह से टकराए और जिस तरह से गए उसी तरह से वापस आए। तो ये देखिए
ये मॉडल बना है और अल्फा कणों का इसमें प्रकीर्णन किया गया है। ये देखिए कुछ अल्फा पुंज हैं, ठीक है, ये अल्फा पुंज हैं। जब इनकी बमबारी की गई कि देखिए ये सारे के सारे अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं, इक्का दुक्का अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं और बहुत ही कम मात्रा में, जब बहुत कम मात्रा बात की जाए तो ये मान के चलिए कि आप 0.9 से लगभग आसपास, तो बहुत कम मात्रा में क्या हुए, बहुत कम मात्रा में वापस आए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनका निष्कर्ष क्या हुआ, जब ये प्रेक्षण इन्होंने कर लिया तो इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला, यानी जो अल्फा कण सीधे निकल गए उसके बारे में इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक पर केंद्रित होता है क्योंकि नाभिक पर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। धनावेशित भाग का आयतन परमाणु के संपूर्ण आयतन का एक छोटा भाग होता है। देखिए इन्होंने कहा कि जो धनावेशित भाग का आयतन परमाणु के संपूर्ण आयतन का एक छोटा भाग होता है, यानी जहाँ पर नाभिक होता है वहाँ पर घनत्व ज़्यादा है लेकिन उसका आयतन कम है। क्यों? क्योंकि बाहर चारों तरफ इस तरह से जैसे हमने यह नाभिक बनाया और चारों तरफ क्या है, कक्षाएं पाई जा रही हैं। तो देखिए इसका साइज कम हो गया ना, ये नाभिक हो गया तो इसका आयतन कम हो गया, ये ज़्यादा कम जगह घेर रहा है और ये बाकी ज़्यादा में कक्षाएं हैं। ठीक है, के और यल यम, तो इस तरह से संपूर्ण आयतन का एक छोटा भाग है। धातुओं के नाभिक पर उपस्थित धनावेशित भी अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा सोडियम, तो इसका आवेश अलग होगा, इसका धनावेश अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा। इस तरह से धातुओं के जो नाभिक पर उपस्थित आवेश हैं वो अलग अलग होंगे क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या उन पर अलग अलग होती है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं क्या थी, रदरफोर्ड मॉडल की विशेषताएं क्या थी, तो देखिए इन्होंने कहा कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। परमाणु का कुल धनावेश कहाँ पर निहित होता है, ठीक है, समस्त द्रव्यमान निहित होता है कहाँ पे, जहाँ नाभिक होता है, यानी कुल धनावेशित पर भाग पर ही उसका समस्त द्रव्यमान निहित होता है। अलग अलग परमाणु के नाभिक में धनावेशों की संख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मैंने बताया ना इस तरह से ना, ये देखिए नाभिक बना दिए और ये चारों तरफ इस तरह से कक्षाएं हैं और उनमें ये क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए इन मॉडल, इनकी सीमाएं क्या थी इस मॉडल की, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ और कैसे रहता है इसकी भी व्याख्या नहीं कर सके, ये भी ड्रॉबैक में ही आएगा। यानी नाभिक में के चारों ओर कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए तो जाते हैं लेकिन कहाँ पर रहते हैं, इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड साहब नहीं कर पाए। फिर देखिए अगला जो आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। अल्फा कणों के प्रकीर्णन से परमाणु में उपस्थित, ठीक है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन से उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोर की के बारे में जानकारी नहीं दी। यानी अगर अल्फा कण की बमबारी तो की गई लेकिन उस परमाणु में कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है इस बात की जानकारी रदरफोर्ड साहब नहीं दिए। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र गति से घूमते हैं। ठीक है, जो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र गति से घूमते हैं। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र गति से घूमते हैं तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि जैसे अंगूठा है ना, उसमें चारों तरफ अगर हम एक जगह किसी को लगातार घुमा दें, खड़े होकर खूब तेज़ी से घुमा दें, तो वो हमेशा नहीं घूमता रहेगा, धीरे 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 उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और घूमना बंद करेगा और गिर जाएगा। तो कहा कि इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के तीव्र घूमते हैं तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित के घूमने से ऊर्जा की क्षति होगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार घूम रहा है तो क्या होना चाहिए कि उसकी एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी कम होगी, धीरे धीरे कम होगी और अंत में क्या होगा कि कक्षा की त्रिज्या भी कम हो जाएगी और नाभिक इलेक्ट्रॉन में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। इस बारे में जानकारी इन्होंने जो बता दिया रदरफोर्ड साहब ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो जब इनसे ये क्वेश्चन किया गया कि भाई ठीक है, मैक्सवेल साहब का जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन अगर लगातार नाभिक के चारों ओर घूमता है और नाभिक धनावेशित है तो चारों ओर घूमने पर धनावेशित भाग की ओर घूमने से उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी। जब ऊर्जा कम होगी तो उनकी कक्षाओं की त्रिज्या भी क्या होती है, कम हो जाएगी। यानी जो दूर से घूमते हैं एनर्जी पाके वो कम धीरे धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें इस जगह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है लेकिन धीरे धीरे घूम रहा, तो धीरे 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 करके क्या इसका
त्रिज्या कम होने लगेगी और एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ नाभिक में गिर जाना चाहिए, तो इस बात की व्याख्या नहीं कर सके। ये इनकी ड्रॉबैक थी। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा वीडियो है, आप सभी लोगों का प्यार और सहयोग मुझे चाहिए, जिससे मैं और अच्छे वीडियो और सारी चीज़ें एनर्जी से बना सकूं। और कुछ भी समस्या के लिए आप मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9307901337, इस पर आप मैसेज करिए। जो भी समस्या है, रसायन विज्ञान कक्षा 9 से कक्षा 12 तक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित जानकारी, नोट्स, PDF जो भी आपको ज़रूरत होगी, आप निःशुल्क प्राप्त करके अपने शिक्षा को स्तर को ऊपर उठाएं। मेरा मकसद है जो बच्चे थोड़े से समस्या ग्रसित है उनके लिए आप बेसिक जो भी चीज़ें ना हैं वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से, मैं नंबर पुनः लिख दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर आप जब आप मैसेज करेंगे तो मैं आपकी जैसे ही फ्री होऊंगा तो आपकी समस्या को समाधान ज़रूर करूँगा। 9307901337 पर आप लोग मैसेज करके अपनी जानकारी दे दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।